आज हम बिहार के सर्वाधिक हिट सीट पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के इतिहास के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अभी वर्तमान में पूर्णिया की क्या स्थिति है, जातीय समीकरण क्या है तथा एनडीए और इंडिया के उम्मीदवारों की सूची में कौन कौन से शामिल हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद असदुल्ला। ये लोकसभा न्यूज देखना स्टार्ट कर चुके हैं। जी हाँ मित्रों, पूर्णिया जिला बिहार के सबसे पुराने जिलों में से एक है। पूर्णिया जिला की स्थापना 1770 में ब्रिटिश साम्राज्य के दौर में ही हो चुका था। पूर्णिया जिला का इतिहास बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था कि पूर्णिया से लेकर नेपाल तक डकैतों का अड्डा हुआ करता था। पीसी राय चौधरी, जो डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर ऑफ पूर्णिया में लिखते हैं कि पूर्णिया इलाके में डकैत गैंग्स ऑफ सक्रिय थे। इस वजह से इस इलाके का नाम बहुत खराब हो गया था। लेकिन अब पूर्णिया शहर बिहार के एक प्रसिद्ध बड़े शहर के रूप में उभर रहा है। यह सीमांचल के साथ उत्तर बिहार के सबसे बड़े शहरों में से एक है। यहाँ गुलाबबाग मंडी है, जो कोसी और सीमांचल के सबसे बड़े अनाज मंडी के रूप में उभर रहा है। पूर्णिया पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल हब माना जाता है। पूर्णिया जिला के उत्तर में अररिया, दक्षिण में कटिहार, पूरब में किशनगंज और पश्चिम में मधेपुरा जिला स्थित है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें पूर्णिया, बनमनखी, धमदाहा, रुपौली, कस्बा और कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र कटिहार जिले में स्थित होने के कारण के बावजूद पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में आता है। इसी तरह पूर्णिया जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र अमोर तथा बायसी को किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है। अगर बात पूर्णिया लोकसभा सीट के इतिहास की करें, यहाँ से कई राष्ट्रीय स्तर के कद्दावर नेताओं ने चुनाव लड़ा है। स्वतंत्रता सेनानी फनी गोपाल सेन गुप्ता, स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के सदस्य मोहम्मद ताहिर, बाहुबली नेता पप्पू यादव, सीमांचल के गांधी के नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद तस्लीमुद्दीन जैसे शख्सियतों ने इस लोकसभा क्षेत्र की प्रतिनिधित्व किया है। आज़ादी के बाद 1951 में देश में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था। उस वक्त इस क्षेत्र का नाम पूर्णिया सेंट्रल हुआ करता था। इस चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर स्वतंत्रता सेनानी फनी गोपाल सेन गुप्ता ने चुनाव लड़ा और उन्होंने अपने इस चुनाव में जीत दर्ज की। उन्होंने बहुत लंबे समय तक अपने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का रिकॉर्ड बनाया। 1952 से 1971 तक लगातार उन्होंने ही इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1971 में 5वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। इस आम चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी का दौर था। उसमें पूर्णिया में एक मुस्लिम सांसद को पहली बार यहाँ के लोगों ने चुनने का काम किया। उस मुस्लिम सांसद का नाम मोहम्मद ताहिर था, जो खुद कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़े थे। उनके बारे में क्या बताऊं मैं, वो स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ संविधान सभा के सदस्य भी थे। बिहार में कुल 36 लोगों ने संविधान सभा के सदस्य के रूप में काम किए थे। उसमें मोहम्मद ताहिर भी एक सदस्य थे। मोहम्मद ताहिर इससे पहले किशनगंज क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी कर चुके थे। उनका जन्म पूर्णिया जिले के ही कस्बा प्रखंड स्थित मजगमा गांव में मोहम्मद ताहा के घर में 1903 में हुआ था। वे पूर्णिया के जिला स्कूल में अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपने आगे की पढ़ाई को कंप्लीट किया। वे पेशे से एक वकील थे तथा मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे। वे सांसद बनने से पहले बिहार विधानसभा में विधायक भी रह चुके थे। अब दौर आता है 1977 अर्थात इमरजेंसी के बाद का चुनाव। इस चुनाव में जेपी लहर यानी कि जयप्रकाश नारायण के लहर के कारण कांग्रेस को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा और पहली बार गैर कांग्रेसी सांसद पूर्णिया को मिला। भारतीय लोकदल के टिकट पर लखनलाल कपूर ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही माधुरी सिंह, जी हाँ वही माधुरी सिंह जो पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह की माताजी हैं, को हराने का काम किया। लेकिन माधुरी सिंह ने अगले ही चुनाव में पूर्णिया की सांसद बनने में कामयाबी हासिल कर ली। 1980 के चुनाव में दोबारा देश में इंदिरा गांधी को लाने का काम किया। इंदिरा गांधी ने इस चुनाव में गरीबी हटाओ जैसे क्रांतिकारी नारा देने का काम किया था। उस चुनाव में माधुरी सिंह ने सर्वप्रथम पूर्णिया की सांसद बनने में कामयाब हुए। उसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को भारत के लिए ये एक काला दिन माना जाता है,
क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या उस दिन कर दी गई थी। इस हत्या के बाद लोगों के दिल में कांग्रेस के प्रति हमदर्दी बढ़ गई। लोगों ने दिल खोलकर कांग्रेस के प्रति अपना रुख दिखाया और जो राजीव गांधी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, इस चुनाव में राजीव गांधी को अब तक के स्वतंत्रता के बाद जितने भी लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी को सर्वाधिक सीट देने का काम किया। कुल 543 लोकसभा सीट में 404 सीट कांग्रेस को दिया गया और ये अब तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस चुनाव में पूर्णिया से माधुरी सिंह जो उदय सिंह और पप्पू सिंह के माता जी हैं को फिर से जिताने का काम किया, लेकिन उसके जस्ट आगामी चुनाव में अर्थात 1979 के चुनाव में माधुरी सिंह जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी को जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सीमांचल गांधी मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने हराने का काम किया। देश में अब फिर से 1991 में 10वीं लोकसभा के लिए मतदान हुआ, लेकिन उस चुनाव में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के चुनाव नतीजे पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी। दरअसल हुआ क्या था? दरअसल इस चुनाव के मतदान के दिन सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से चुनाव के दौरान बूथों को लूटने और बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायत की थी। इस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन थे। वह बहुत सख्त चुनाव अधिकारी थे और वो हाईकोर्ट की ओर चले गए। हाईकोर्ट ने इस बहस को सुनने का काम किया। सुनने के बाद वो एक पुनर्मतदान का आदेश जारी किया। ये सब चीज करने में 4 साल समय लग गया। इसीलिए कहा जाता है कि पूर्णिया के इतिहास में 1991 से 1994 तक कोई भी सांसद काम नहीं किया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई पुनर्मतदान में निर्दलीय प्रत्याशी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने चुनाव जीत दर्ज कर लिया। इस प्रकार पूर्णिया की राजनीति में पप्पू यादव का एंट्री हो गया। इस चुनाव के 2 साल के बाद ही 1996 में देश में पुनः 11वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ। इस चुनाव में दोबारा पप्पू यादव ने समाजवादी पार्टी, जी हां, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़कर भारी अंतर से जीत दर्ज किया। इस जीत ने सीमांचल में पप्पू यादव को एक बड़े नेता के तौर पर अपनी पहचान दिलाई। अब पुनः 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ, लेकिन इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार जय कृष्ण मंडल के हाथों पप्पू यादव को हार मिल गई। लेकिन इस चुनाव में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, जी हां, हमारे पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह भी चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको तीसरा नंबर प्राप्त हुआ था। 1998 में देश की राजनीति में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था, जिसके कारण श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत सारे दलों को जोर मरोड़ कर किसी तरह सरकार बनाने में सफल रहे, लेकिन उनकी सरकार बहुत दिनों तक, लंबे समय तक नहीं चली। मात्र 13 महीने तक सरकार चली। अंततः जयललिता के अपने समर्थन वापस ले जाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ा। पुनः 1999 में लोकसभा के चुनाव कराया गया। इस चुनाव में पूर्णिया लोकसभा सीट से फिर से पप्पू यादव, जो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के नाम से प्रसिद्ध हैं, ने चुनाव में जीत दर्ज कर लिया। ध्यान रहे, पप्पू यादव इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। इस समय वाजपेयी की सरकार देश में चल रही थी। अब देश में 14वीं लोकसभा 2004 में होता है, लेकिन इस चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, जी हां, उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह अब तक बीजेपी में शामिल हो चुके थे, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो 2004 में उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा और उसके बाद वो पप्पू यादव, जी हां, पप्पू यादव को 2004 में उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अब फिर से 2009 में चुनाव होता है, 15वीं लोकसभा का चुनाव। इस चुनाव में फिर से पप्पू यादव की मां शांति प्रिया, जो एक निर्दलीय उम्मीदवार थी, को पप्पू सिंह, उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने हराने का काम किया। यहाँ पे एक बात बताते चले कि इस समय पप्पू यादव जेल में सजा काट रहे थे, जिसके कारण उनकी माताजी, पूजनीय माताजी शांति प्रिया को चुनाव लड़ाया गया, लेकिन पप्पू यादव की मां को हार का सामना करना पड़ा। ध्यान में रहे कि इस चुनाव में जो शांति प्रिया थी, उनको मकई छाप मिला हुआ था।
इस प्रकार से 15वीं लोकसभा चुनाव खत्म होता है। फिर से देश में 16वीं लोकसभा देश की राजनीति में आता है, लेकिन इस चुनाव में अब मोदी जी का एंट्री हो जाता है। 16वीं लोकसभा, जी हां, मोदी जी का एंट्री होता है। इस चुनाव में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे संतोष कुशवाहा ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को हराने का काम किया। इस चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अमरनाथ तिवारी को 3rd पोजीशन मिला। जी हां, कांग्रेस के टिकट पर जो अमरनाथ तिवारी चुनाव लड़ रहे थे उनको 3रा नंबर मिला। फिर से देश में 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में होता है। इस चुनाव में जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़े, जिसके फलस्वरूप संतोष कुशवाहा और उदय सिंह एक ही पार्टी के हो गए। इसी कारण उदय सिंह ने बीजेपी को छोड़ने का फैसला लिया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने पूर्णिया लोकसभा सीट से उदय सिंह और पप्पू सिंह को टिकट देने का काम किया, लेकिन संतोष कुशवाहा जो जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे ने उदय सिंह और पप्पू सिंह को भारी मतों से हराने का काम किया। अब आने वाले चुनाव यानी 2024 का चुनाव जो 18वीं लोकसभा का चुनाव होना है, इस चुनाव में पूर्णिया सीट पर परिस्थिति बिल्कुल भी बदल चुकी है, क्योंकि जेडीयू एनडीए का सदस्य है, आरजेडी एनडीए का सदस्य है, कांग्रेस एनडीए के सदस्य है। अगर हम बात करें संतोष कुशवाहा की, उदय सिंह की, दोनों इंडिया गठबंधन के अंतर्गत आते हैं। तो आखिर तो चुनाव एक ही बंदे को लड़ना है, तो या तो संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे या तो उदय सिंह और पप्पू सिंह चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन यानी एनडीए के तरफ से। अब माना जा रहा है क्या कि बीजेपी वर्सेस एनडीए की लड़ाई होनी है। एनडीए की तरफ से कौन चुनाव लड़ेंगे, उदय सिंह लड़ेंगे या संतोष कुशवाहा लड़ेंगे, लेकिन ये फैसला अभी नहीं हो पाया है कि कौन लड़ेंगे। अब हम बात करते हैं पूर्णिया लोकसभा सीट 2014 में जनता दल यूनाइटेड ने विषम परिस्थिति में जीता था, क्योंकि इस चुनाव में नीतीश कुमार ने अलग चुनाव लड़ने का काम किया था। बीजेपी अलग चुनाव लड़े थे, कांग्रेस अलग चुनाव लड़े थे, जनता दल यू अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन इस विषम परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड यानी संतोष कुशवाहा ने इस सीट पर चुनाव में जीत दर्ज की थी और पुनः 2019 में फिर से पुनः जीत दर्ज की। तो जनता दल यूनाइटेड कभी नहीं चाहेगी कि यह सीट कांग्रेस को मिले, वो एनी टाइम चाहेगी कि यह सीट पूर्णिया की सीट जनता दल यूनाइटेड को ही मिले और जनता दल यूनाइटेड संतोष कुशवाहा को टिकट दे। लेकिन अब कहा नहीं जा सकता कि एनडीए गठबंधन की तरफ से किसे ये सीट मिले। अगर ऐसा भी कास लगाया जा रहा है कि संतोष कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसा कास क्यों जा रहा है? क्योंकि अगर ये सीट कांग्रेस को मिल जाती है तो संतोष कुशवाहा को कहां से चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए माना जा रहा है, कास लगाया जा रहा है कि संतोष कुशवाहा को अगर टिकट ना मिलती है, अगर ये सीट जेडीयू को नहीं मिलती है, तो वह बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये तो आगे दिखेगा, सब लोग जानते ही हैं। लेकिन इस बीच मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि एक पुराना खिलाड़ी जो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के नाम से विख्यात है, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा कर दी है कि मैं पूर्णिया की सीट से चुनाव लड़ूंगा। इस घोषणा के फलस्वरूप पूर्णिया की राजनीति में ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी तूफान जैसा उभरने लगा है, क्योंकि राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का पूर्णिया के गलियाओं, हर जगह गांवों, ग्रामीण इलाकों में पप्पू यादव का बहुत गहरा संबंध रहा है। पप्पू यादव एक बहुत अच्छे नेता के तौर पर जाने जाते हैं। माना जाता है कि पप्पू यादव अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि इससे पहले, जी हाँ मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं, पप्पू यादव जो इससे पहले 2 बार निर्दलीय चुनाव भी जीतकर संसद सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। मैं अब पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा सीट की अगर बात करूं तो 6 सीट टोटल विधानसभा की हैं। इसमें एनडीए के पास एनडीए के पास 3 सीट हैं। कौन कौन सीट? पूर्णिया, बनमनखी तथा कोढ़ा। और इंडिया यानी इंडिया के पास 3 सीट हैं, कस्बा, रुपोली और धमदाहा। हम बताते चले, कांग्रेस के पास इसमें 1 सीट कस्बा की सीट है, जिसमें आफाक आलम अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी तरह जो धमदाहा की सीट है, माननीय मंत्री लेसी सी
यहाँ की प्रतिनिधि कर रही है। इसके अलावा रुपोली, जहाँ से बीमा भारती अपना प्रतिनिधित्व कर रही है। मैं बताता चलूँ, पूर्णिया जो सदर विधानसभा की सीट है, यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी यानी कि विजय खेमका अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी तरह और 2 सीट हैं जिसमें बीजेपी के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं यहाँ बताता चलूँ कि अब मैं अंतिम में एक बात बता दूं कि इंडिया गठबंधन से लगभग नाम फाइनल है, लेकिन बीजेपी से कौन उम्मीदवार होगा इसके लेकर अभी तक कोई फाइनल स्थिति नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए बीजेपी से कौन चुनाव लड़ेगा और इसका अभी समय कुछ दिन बाकी है। मैं अंत में एक बात बता देना चाहता हूं कि पूर्णिया लोकसभा सीट बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाता है, क्योंकि पूर्णिया एक ऐसा सीट है जो सीमांचल के रुख को स्पष्ट करता है। तो मैं अब इन्हीं चंद बातों से पूर्णिया लोकसभा सीट के बारे में मैंने कुछ जानकारी देने का काम किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आगे अब अगली वीडियो में किशनगंज लोकसभा सीट के बारे में बताने के काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत।